राधा एक गरीब लड़की थी जिसकी पंकज से नई नई शादी हुई थी। उसकी सास नहीं थी, बस एक जेठानी थी जो अपने आप को हमेशा सास के बराबर समझती थी और राधा को हमेशा परेशान करने का मौका ढूंढती रहती थी। जब राधा शादी करके पहली बार घर में आई तो पूजा ने उसको ताना देते हुए कहा, ओहो, देवर जी की शादी तो हो गई, पर देवरानी जी ये बताओ अपने साथ लेकर क्या आई हो? क्या भाभी, आप तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई। पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। मैंने तुम्हें अंदर आने से कब रोका है भला? दहेज में कुछ दिखा नहीं, इसलिए पूछ लिया। माँ ने ये रामायण दी है, तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। अगर मेरी पसंद की शादी करते तो मेरी पसंद की लड़की नौलेखा हार लेकर आती। नौलखा हार से भी कीमती ये रामायण है भाभी, इसमें सीता है। पूजा वहाँ से मुंह बना के चली जाती है। राधा को उसका व्यवहार बहुत अटपटा लगता है, पर पंकज उसको संभाल लेता है। पूजा राधा को हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। क्या राधा, तुमने अभी तक मेरे पैर नहीं छुए? तुमसे बड़ी हूँ मैं। बस दीदी, अभी पूजा करके छूने ही वाली थी। रहने दो, वैसे भी एक साड़ी तो मेरे लिए लेकर आई नहीं, इज्जत क्या करोगी? पर दीदी, जल्दी से खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। राधा खाना बना कर लाती है, पर उसमें नमक तेज हो जाता है, जिसकी वजह से पूजा उस पर नाराज हो जाती है और उसे थाली फेंक कर मारती है। तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुझे क्या पता खाना कैसे बनता है? तुम लोग तो दाल रोटी खाने वाले हो, पनीर की शक्ल भी कभी देखी होगी, इसलिए तूने इसमें नमक तेज कर दिया। पता नहीं दीदी, खाने में नमक कैसे तेज हो गया, मैंने तो थोड़ा सा ही डाला था। जिस चीज को कभी देखा नहीं वो अचानक से देखने को मिल जाए तो अपने आप ही चीजें खराब होने लगती है। मैंने तो देवर जी से कितना मना किया था कि इस गरीब को अपने घर मत लेकर आओ, पर देवर जी मेरा सुनते कहाँ है। पूजा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती थी और इस बात से राधा बहुत परेशान रहने लगी थी। एक बार राहुल को कंपनी की तरफ से एक फ्लैट मिला। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ कहती नहीं हो, पर भाभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। अब मुझे कंपनी से एक फ्लैट मिला है जिसमें हम शांति से रह सकेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी पूजा रखूं और सबको प्रसाद के रूप में खीर खिलाऊं। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कल खीर का सारा सामान लाकर दे दूंगा। तुम अच्छे से खीर बनाना, हम खीर से ही सबका मुंह मीठा करेंगे। राधा और पंकज जब पूजा को ये खुशखबरी देते हैं तो पूजा इस खुशखबरी को सुनकर खुश नहीं होती। अच्छा, तो अब ये अपने नए घर में जाएंगे और खीर से हमारा मुंह मीठा करवाएंगे। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। सामान तो मेरे घर पर ही आएगा, मैं चीनी ही गायब कर दूंगी। ना चीनी होगी और ना खीर मीठी बनेगी, और मीठी खीर नहीं होगी तो लोगों का मुंह मीठा कैसे होगा? पूजा ऐसे ही करती है। जब राधा खीर बनाना शुरू करती है तो पूजा उस पर निगाह रखती है। जैसे ही राधा खीर के पतीले से हटती है, पूजा वहाँ से रखी चीनी को गायब कर देती है और उसे पीछे बाग में एक गड्ढे में डाल देती है। बहुत वाहवाही लूटने की कोशिश में थे ये दोनों। अब जब पूरे रिश्तेदारों को खीर का न्योता दिया है और खीर उनको नहीं मिलेगी, आएगा, इनकी तो बहुत बेइज्जती होगी और अब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। राधा को जब चीनी नहीं दिखती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो चारों तरफ चीनी ढूंढती है, पर उसको चीनी का एक दाना भी नहीं मिलता। वो परेशान होकर वही बगीचे में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर पेड़ के पीछे पड़े एक घोंसले पर पड़ती है, जहाँ पर एक चिड़िया फड़फड़ा रही होती है। लगता है ये चिड़िया का घोंसला किसी वजह से जमीन पर गिर गया है और ये चिड़िया उसको उठाने की कोशिश कर रही है, पर ये घोंसला बेचारी से कैसे उठेगा? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राधा तुरंत वहाँ पर जाती है और उस चिड़िया का घोंसला पेड़ पर रख देती है। चिड़िया उसको धन्यवाद देते हुए कहती है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरे बच्चों की रक्षा की है। अगर तुम ये घोंसला पेड़ पर नहीं रखती तो जरूर मेरे बच्चे मर जाते। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुका सकती हूँ? ये तो मेरा फर्ज था। जब तुमने मेरी मदद नहीं की थी तब तक मैं अपने आंसुओं से रोती रही। मेरे आंसू निकलने से ये नमक इकट्ठा हो गया है। तुम इसको ले जाओ और अपनी खीर में डाल दो। पर ये नमक है और मुझे चीनी की जरूरत है। खीर में भला नमक कहाँ डालते हैं? चीनी ही तो डलेगी। ये जादुई नमक है, तुम अगर इसको खीर में डालोगी
तो खीर मीठी हो जाएगी। राधा चिड़िया से नमक पाकर बहुत खुश होती है और उसे ले जाकर खीर में डालती है। तभी उसके सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। सभी रिश्तेदार खीर खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सच में ये तो जादुई नमक निकला। ये नमक होने के बाद भी खीर में मिठास भर रहा है। सब लोगों को खीर कितनी पसंद आ रही है। और ये क्या, ये खीर तो खत्म ही नहीं हो रही है। तभी वहाँ से आए हुए रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार के बच्चे को सांप काट लेता है। ये कैसे खीर खिलाई राधा तूने? मेरे बेटे को सांप काट के चला गया। तेरा ये घर तो मनहूस है। ये ले, मुझसे नहीं खानी तेरी ये खीर। मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। राधा को जब ये बात पता चलती है कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, तो वो खीर हाथ में लेकर बच्चे की तरफ भागती है और तभी कटोरे से खीर छलककर बच्चे के पैर के उस हिस्से पर गिर जाती है जहाँ पर सांप ने काटा हुआ होता है। और ऐसा होते ही बच्चे को होश आ जाता है। ये तो चमत्कार हो गया। सांप का काटा हुआ मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ये कैसे हुआ? तभी उसकी नजर बच्चे के पैर पर पड़ती है जहाँ पर खीर गिरी हुई होती है। ये खीर तो सच में चमत्कारी है। जहर पर खीर पड़ते ही जहर खत्म हो गया। राधा बहन, मैं तुम्हें बेवजह ही कोस रही थी, मुझे माफ कर दो। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि राधा के पास जो खीर है वो चमत्कारी है। सभी उस नमक की खीर से अपना इलाज कराने लगते हैं और ठीक होने लगते हैं। जब ये बात राधा की जेठानी को पता चलती है तो वो भी चुपचाप उस खीर को खाती है, पर उसके ऊपर उसका गलत असर हो जाता है और वो कोड़ी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब पूजा को अपने किए का पछतावा भी होता है और वो फिर दोबारा किसी राधा को परेशान नहीं करती और ना ही कभी दोबारा राधा की तरफ मुड़कर देखती है। राधा उस खीर की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। अरे मोहन, तुझे कल जो मैंने काम दिया था वो भी नहीं किया तूने, है? नहीं मालिक, मैंने तो कर दिया था। काम खत्म करने के बाद ही घर गया था। मुझे तो राजू ने बताया कि तुझे दिया हुआ काम उसने किया है। तेरा इस महीने का आधा ही पैसा मिलेगा, है? नहीं मालिक, ऐसा नहीं कीजिए। मैंने सच में काम खत्म कर दिया था। राजू को गलतफहमी हुई है। एक शब्द और मुंह से निकाला तो पूरे पैसे काट दूंगा, समझा? काम करना नहीं है, खाली जुम्बा चलती है? एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। वो जमींदार लाला के यहाँ काम करता था, पर उसे उसके मेहनत के हिसाब से पैसे लाला नहीं देता था। राजू कपटी और चालाक था। हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें बना के मोहन को फंसा देता था। मोहन दुखी होकर अपनी झोपड़ी में जाता है। बारिश हो रही होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रानी होता है। रानी की माँ का देहांत हो चुका होता है। रानी बेटी, मैं घर आ गया। कहाँ है मेरी गुड़िया? रानी आकर मोहन के गले लग जाती है। पिताजी आप आ गए, भूख लगी है। मोहन अब खाना बनाने आता है। उसके चूल्हे पर पानी चू रहा होता है। मुश्किल से मोहन चूल्हे को बगल करता है, फिर पानी के लिए एक बाल्टी लगाता है, खाना बनाता है। मोहन और रानी साथ में खाना खाते हैं। चलो बेटी, अब सो जाओ। डरने की कोई बात नहीं है। तूफान कल सुबह तक चला जाएगा। बहुत तेज बिजली चमक रही होती है और तूफान भी तेज होने लगता है। मोहन सो नहीं पा रहा होता है। अचानक से उसकी झोपड़ी हिलने लगती है। उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो जल्दी से रानी को गोद में उठाकर बारिश में बाहर आ जाता है। वैसे ही उसकी झोपड़ी उड़ जाती है। हे भगवान, ये कैसा अनहोनी हो गया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? रानी बिटिया को कहाँ सुलाऊं? वो मदद के लिए लोगों का दरवाजा खटखटाता है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। गांव में एक बहुत पुराना विशाल नीम का पेड़ होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो उस नीम के पेड़ के नीचे जाकर रात बिताता है। सुबह होती है। रानी बेटी, उठ जाओ। उठो रानी। रात में रानी बारिश में भीग जाती है। सुबह उसे बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है।
वो आंखें नहीं खोल रही होती। वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, रानी ठीक तो हो जाएगी ना? कोई परेशानी तो नहीं है? पानी में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार हो गई है। मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ। जल्द से जल्द इन्हें लेकर इसे खिला दो। बुखार और बढ़ जाने पर परेशानी हो जाएगी। मोहन दवाइयों की सूची देखता है। मोहन मदद मांगने के लिए लाला के पास जाता है। लाला अपने खाटिए पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। एक तो तू काम भी नहीं करता, ऊपर से मुंह उठाकर पैसे मांगने चला आया है। मेरे पास पैसे नहीं है, जा कहीं और भीख मांग। अरे हाँ, कल से काम पर मत आना है। तुम जैसे लोगों को मैं काम पर नहीं रखता। नहीं मालिक, थोड़ी दया कीजिए। मेरी बेटी का तबीयत सच में बहुत खराब है, रहम कीजिए मालिक। लाला उसकी एक बात नहीं सुनता, उसे काम से निकाल देता है और दुत्कार कर भगा देता है। मोहन निराश होकर वापस नीम के पेड़ के नीचे आ जाता है। वो रानी को पकड़कर रोने लगता है। तभी अचानक से नीम के पेड़ की जड़ के पास 2 रोटी आ जाती है। वो आश्चर्य में उनको देखता है। अरे, ये रोटी कहाँ से आई? अभी तो यहाँ नहीं थी। मानो कोई चमत्कार शक्ति यहाँ रख कर गई हो। इन्हें मैं रानी को खिलाता हूँ। मोहन उन रोटियों को रानी को खिलाता है। कुछ ही देर में रानी बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहन पेड़ को प्रणाम करता है। हे वृक्ष देवता, मैं आपको सत्य सत्य नमन करता हूँ। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। तभी नीम के पेड़ से आवाज आती है। वो पेड़ जादुई होता है। मोहन, तुम दिल के बहुत साफ और ईमानदार हो। ये चमत्कारी रोटी इसलिए तुम्हारे लिए प्रकट हुई। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम अपनी सच्चाई को कभी मत खोना। आपका बहुत धन्यवाद। मैं सदैव आपकी पूजा करूंगा। इस तरह से रोज मोहन को नीम के पेड़ के नीचे रोटी मिल जाती। वो उसी पेड़ के नीचे छोटी सी छत लगाकर रहने लगे। नीम के पेड़ की जादुई रोटी खाकर मोहन और रानी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन मोहन पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक अम्मा वहां से गुजर रही होती है। वो अचानक बेहोश हो जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा को ये क्या हुआ? अम्मा, अम्मा! मोहन जल्दी से नीम के पेड़ के पास से रोटी लेकर अम्मा को खिलाता है। अचानक से वो उठ खड़ी होती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? अचानक से आपको क्या हो गया? आप गिर पड़ी? पता नहीं बेटा, अचानक से चक्कर आया और गिर पड़ी। सहायता करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे ठीक लग रहा है। ये सब कुछ देख राजू हैरान हो जाता है। उसे ये चमत्कार दिखाने को कहता है। पर इस बार जब मोहन नीम के पेड़ से विनती करता है, तब वहाँ कोई रोटी नहीं आती। मोहन भी हैरान हो जाता है। क्या झूठ बोलते हो भाई? मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। तुम गांव में रहने लायक नहीं हो। मैं अभी गांव वालों को तुम्हारी बातें बताता हूँ। राजू पूरे गांव में ये हल्ला कर देता है कि मोहन पागल हो गया है, उसे गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहन बहुत दुखी हो जाता है। गांव वाले उसे सुबह तक वहां से निकल जाने को कहते हैं। रात में मोहन नीम के पेड़ के नीचे बैठे कहता है। रानी उसकी गोद में सो रही होती है। मैं अब क्या करूं? कहाँ जाऊं रानी को लेकर? मेरी मदद करो। तभी उस नीम के पेड़ में एक दरवाजा खुलता है। मोहन आश्चर्य से उस दरवाजे से रानी को लेकर निकलता है। उस पार एक बहुत खूबसूरत गांव होता है। वहां भी एक नीम का पेड़ होता है। वहां सब भले होते हैं। मोहन और रानी वहां खुशी से रहने लगते हैं। रोज मोहन उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताता है। तुमने मेरी बहुत मदद की है, बहुत शुक्रिया। वो नीम का पेड़ से बातें कर ही रहा होता है कि उसे अपने गांव से राजू की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। ये कैसा महामारी फैल गया है। लोगों की जान जा रही है। इसका कोई इलाज भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? लाला तक इससे नहीं बच पाए तो हम क्या हैं?
मोहन ये सब सुनकर चिंतित हो जाता है। वो नीम के पेड़ से कहता है, मेरे गांव वाले बहुत तकलीफ में हैं। तुम मुझे उन्हें रोटी देकर मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारे गांव में सभी कपटी स्वभाव के हैं। मैं बस ईमानदार और सच्चे दिल वाले लोगों की मदद करती हूँ। इसलिए उस दिन राजू के सामने भी मैंने चमत्कार नहीं दिखाया था। वो दिल का साफ नहीं है। पर वो मेरा मित्र है। लाला मेरे अन्नदाता हैं। वो लोग परेशानी में हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तुम मुझे उनके लिए रोटियां दे दो। या तो तुम इस सुंदर और अच्छे गांव में रहो, या फिर अपने गांव वालों के लिए रोटियां लेकर अपने उस गांव में वापस चले जाओ जहां तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तुम्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं अपने गांव वालों के लिए रोटियां चाहता हूँ, जिससे गांव में सब ठीक हो जाए। सोच लो मोहन, तुम ये अच्छी जिंदगी उन लोगों के लिए त्याग रहे हो जिन्होंने तुम्हारा बहिष्कार करके गांव से बाहर कर दिया था। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है। नीम का पेड़ मोहन और रानी को वापस पुराने गांव पहुंचा देता है और उन्हें गांव वालों के लिए वो चमत्कारी रोटी दे देता है। मोहन सभी को वो रोटी खिला देता है। सभी लोग गांव में स्वस्थ हो जाते हैं। इसके बाद मोहन की सभी इज्जत करने लगते हैं। मोहन उन्हें जादुई नीम के पेड़ के बारे में बताता है। फिर गांव वाले उस नीम के पेड़ की भी पूजा करने लगते हैं। राजू और लाला मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं और आगे से सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं। कुसुमलता नाम की एक महिला रसबेरी बेचने का काम किया करती थी। वो हर रोज ताजे ताजे रसबेरी लाती थी और उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। गांव में उसकी दुकान के सभी रसबेरी बहुत मशहूर थे। एक दिन एक आदमी उसे पूछता है, कुसुमलता जी, ये बताइए, आप इतने ताजे ताजे रसबेरी हर रोज कहाँ से लेकर आते हैं? चंदूलाल जी, कहाँ से लाऊंगी? एक लड़का है जो हर रोज मेरे घर तक रसबेरी पहुँचा कर जाता है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, सभी को यही रसबेरी पहुँचाता है। अच्छा, सभी को ये रसबेरी पहुँचता है, तो सिर्फ आपके दुकान के रसबेरी ही क्यों ज्यादा बिकते हैं? अरे चंदू भैया, मुझे क्या पता। उसके पास एक बागान है। वो सभी को उसी बागान में से रसबेरी देता है। मुझे बस इतना ही मालूम है, बाकी मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, मुझे 2 किलो रसबेरी तोल दो, मैं जाता हूँ। कुसुमलता उसे रसबेरी दे देती है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद कुसुमलता सोचती है, हे भगवान, आज तो बच गई, मगर इस तरह और कितने दिन बच पाऊंगी? सभी मुझसे पूछते हैं रसबेरी कहाँ से आते हैं। अब उन्हें क्या बताऊं कि रसबेरी कहाँ से आते हैं। फिर कुसुमलता अपने काम में लग जाती है। कुसुमलता शाम तक दुकान पर बैठी रहती है। उसके बाद वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो देखती है वहाँ पहले से ही कुछ महिलाएं आकर बैठी हो। आप लोग यहाँ क्या हुआ? क्या बात है, बताइए। अरे कुसुमलता, हम सब तो ये कहने आए थे कि कल गांव में जागरण होने वाला है और आसपास के गांव से भी लोग आने वाले हैं, इसलिए तुम कल सुबह ही मंदिर में रसबेरी पहुंचा देना। जी जरूर, मैं कल जल्दी ही उठ जाऊंगी और आपका सारा ऑर्डर मंदिर में पहुंचा के आऊंगी। सभी महिलाएं वहां से चली जाती है। कुसुमलता तुरंत घर के अंदर आती है और कमरा बंद कर देती है और अपनी अलमारी से एक पोटली निकालती है। वो एक जादुई पोटली थी। उसे किसी बाबा ने बहुत साल पहले दिया था। उस जादुई पोटली की मदद से कुसुमलता कुछ भी मंगवा सकती थी। कुसुमलता उस पोटली को देखते हुए कहने लगी, कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस पोटली के बारे में। चुपके से रसबेरी मंगवाकर इसे अंदर रख देती हूँ। फिर कुसुमलता उस पोटली से कहती है, मुझे ढेर सारे रसबेरी चाहिए। कुसुमलता के सामने ढेर सारे रसबेरी आ जाते हैं। कल ही सारे रसबेरी मंदिर पहुंचा दूंगी और बाकी के बचे हुए रसबेरी दुकान पर लेकर जाऊंगी। अगली सुबह कुसुमलता सारे रसबेरी मंदिर में पहुंचा देती है और बाकी अपने दुकान पर ले जाती है। जब वो घर वापस आती है तो देखती है एक रसबेरी उसके घर पर ही छूट गई है। कुसुमलता रसबेरी को देखकर खाने जाती है, तभी वो रसबेरी बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे मत खाओ। कुसुमलता रसबेरी को बोलते देख हैरान रह जाते हैं। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं जादुई रसबेरी हूँ, उसी जादुई पोटली से निकला हूँ। इसका मतलब
जितने भी रसबेरी मैंने मंदिर में भिजवाए हैं वो सभी जादुई रसबेरी हैं। अरे नहीं नहीं, सिर्फ मैं ही जादुई रसबेरी हूँ, बाकी सभी तो साधारण रसबेरी है, तभी तो मैं यही सभी रसबेरी के साथ नहीं गया। अच्छा, ये बताओ तुम किस तरह की जादू कर सकती हो? वो तो तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, समय आने पर पता चल जाएगा। कुसुमलता उस जादुई रसबेरी को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देता है। उस रात जब कुसुमलता गहरी नींद में सो रही थी, तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत जोर से होने लगी और कुसुमलता की छत मजबूत न होने की वजह से उसके घर में पानी आने लगा। कुसुमलता के बिस्तर पर भी पानी गिरने लगा। तभी कुसुमलता की नींद खुली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो पूरे घर में पानी भर जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अब। तभी जिस अलमारी से कुसुमलता ने उस जादुई रसबेरी को रखा था, वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगा। वो तुरंत बिस्तर से उतरती है और वो अलमारी खोलती है। उस अलमारी से तेज रोशनी निकलती है और तुरंत उसकी छत एकदम नई और मजबूत बन जाती है, जिससे पानी आना बंद हो जाता है। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया। रोशनी बंद हो जाती है और सामने वो रसबेरी पड़ा दिखता है। ये सब तुमने किया? तुम्हारे घर में पानी आ रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुमलता फिर आराम से सो जाती है। कुसुमलता जादुई रसबेरी के बारे में किसी को नहीं बताती है और अपनी दुकान पर पहले की तरह ही रसबेरी बेचा करती थी। एक दिन सुमन नाम की एक महिला कुसुमलता के पास आती है। अरे कुसुमलता, जल्दी से किलो रसबेरी दे दे मुझे, आज ही मायके के लिए निकलना है। क्या हुआ इतनी हड़बड़ी में? मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर जाना है, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। अच्छा, मैं अभी रसबेरी देती हूँ। कुसुमलता सुमन को रसबेरी दे देती है। तभी कुसुमलता सोचती है, न जाने कितने लोग गांव में रह रहे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है और एक अच्छी अस्पताल न हो पाने की वजह से उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता। क्यों ना मैं जादुई रसबेरी की मदद से एक नई अस्पताल गांव में बनाऊं, जिससे सभी लोगों की मदद हो जाएगी और उन्हें अपना इलाज करवाने गांव से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सोचकर कुसुमलता जादुई रसबेरी से पैसों की मांग करती है। तुमने बहुत अच्छा सोचा है, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा जिससे तुम अस्पताल खोल सको। रसबेरी के द्वारा दी गई पैसों की मदद से वो एक अस्पताल बनवाती है। गांव में उसकी बहुत प्रशंसा होती है। अस्पताल में अलग अलग बीमारी से ग्रस्त मरीज आने लगे। कई मरीज ठीक हो जाते हैं, मगर बहुत से ऐसे मरीज भी थे जो ठीक नहीं हो पाते थे और उन पर एक भी दवा काम नहीं करती थी। इस बात से कुसुमलता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन वो जादुई रसबेरी से कहती है, मैं क्या सोच रही थी कि कोई ऐसी दवा होती जिससे मैं सभी मरीजों को ठीक कर पाती, मगर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अरे ऐसी बात नहीं है, एक काम करना, मुझे थोड़ा काट लेना और सभी दवाओं के साथ मिलाकर उस मरीज को दे देना। जो ठीक नहीं हो रहा होगा, देखना वो तुरंत स्वस्थ हो जाएगा। क्या सच में? हाँ, और जब तुम मुझे काटोगी उसके थोड़ी ही देर बाद मैं वापस से पहले जैसा बन जाऊंगा। कुसुमलता जादुई रसबेरी की बात मान जाती है और बिल्कुल वैसे ही करती है। जादुई रसबेरी की मदद से सभी मरीज ठीक हो जाया करते थे और ये देख कुसुमलता भी बहुत खुश रहने लगी थी। राघव और अंजलि की शादी को 7 साल बीत गए थे। उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंजलि की सास गंगा ताने मार मार कर उसका कलेजा छलनी कर देती थी। एक दिन, अंजलि, आज मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी, तुम सब खाने पर मेरी राह मत देखना। आज तो इसको और गुलछड़े उड़ाने का समय मिल जाएगा। वैसे भी ये काम ही क्या करती है? तू तो दिन भर खटता है, ये महारानी दिन भर आराम करती है, नहीं तो सहेलियों के साथ मटर गश्ती करती रहती है। बाल बच्चे होते तो जिम्मेदारी होती। माँ, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, मैं कुछ क्यों कहूँगी, तुम्हारी बीवी मुझे कुछ कहने कहाँ देती है। अंजलि आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल आई। माँ जी, अब कैसे कहेंगी, कुछ भी तो नहीं छोड़ा आपने। अंजलि, माँ के सामने जबान चलाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती तुमको? वो जो भी कहती हैं सुन लिया करो। मैं अब इस घर से चली जाती हूँ। जीना हराम कर दिया है तुम्हारी माँ ने मेरा। सारे घर का काम करो,
पर कोई तो प्यार के बोल नहीं बोलने वाला है। अंजलि ने पैरों में चप्पल डाली और दरवाजे से बाहर निकल गई। अरे जाने दो, कुछ दिन इधर उधर भटकेगी तो उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। मैं चलता हूँ। अंजलि आंसू भरी आंखें पोंछते हुए घर से बाहर निकल गई। आज पहली बार वो घर से इस तरह रूठ कर बाहर जा रही थी। सासू जी के ताने ने उसका कलेजा छलनी कर दिया था। संतान नहीं होने का दुख मुझसे ज्यादा किससे होगा? बजाय इसके कि कोई मुझे दिलासा दे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, सब ताना ही मारते रहते हैं। आज अपना जीवन खत्म कर दूंगी। कोई दूसरी आएगी, वही इनकी इच्छा पूरी करेगी। इतना सोचकर वो नदी की तरफ बढ़ गई। उसने नदी के किनारे खड़े होकर जैसे ही छलांग लगानी चाही, किसी कमजोर बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, क्या करने जा रही थी? जो जीवन इतनी कठिनाई से मिला है, उसको क्यों खत्म करना चाहती हो? आपको क्या पता, मेरा जीवन ही मेरे लिए कठिनाई बन गया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, सबको सिर्फ अपने वंश की पड़ी है। मुझे ऐसे नहीं जीना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। अच्छा, बस एक बार मेरे कहने से तुम घर वापस जाओ। तुम्हारा पति और तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आपको मेरे घर वालों के बारे में नहीं पता है, वो लोग मुझे कभी नहीं ढूंढेंगे। तुम अपने घर जाओ और हाँ, ये काजल की डिब्बी लेकर जाओ। इसे रात में सोते समय अपनी आंखों में लगा लेना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी माँ के समान हैं, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। फिर से उसी नरक में जा रही हूँ। जब वो घर पहुंची तो उसकी सास खाना खाने बैठी थी। उसको देखते ही खाना छोड़कर भागती हुई आई। अंजलि बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? अपना घर छोड़कर कोई जाता है क्या? आओ, गुस्सा थूक दो और खाना खाओ। सास की इतनी प्यारी भरी बातें सुनकर वो सिसक कर रो पड़ी और जाकर उनसे लिपट गई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है बेटी। अंजलि ने खाना खाया और जाकर सो गई। शाम हुई तो अंजलि उठो बेटी, राघव के आने का समय हो गया है, हम लोग खाना खा लेते हैं। वो तो मना करके गया था, खाना खाएगा नहीं। माँ जी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतनी देर तक मैं सोती रह गई, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। कोई बात नहीं, कुछ काम भी तो नहीं था। ये कैसा जादू है? हो क्या गया है इनको? ऐसे ही रहती तो मैं क्यों अपनी जान देने चाहती? कुछ कहा तुमने? नहीं माँ जी, बस आती हूँ। वो दोनों खा पी कर बैठे ही थे कि राघव ऑफिस से आ गया। ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या है? खुद देख लो। अंजलि ने पैकेट खोला तो उसमें गुलाबी रंग की खूबसूरत साड़ी थी। ओह, थैंक्स राघव। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर उस बुढ़िया ने उसे बचाया ना होता तो ये सब कैसे देखती। उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। वो साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसे बुढ़िया का दिया हुआ काजल याद आया और उसने डिब्बी खोलकर अपनी आंखों में काजल लगा लिया। उसी समय मुझे पता था कि तुम जरूर वापस आओगी। अच्छा चलो, कुछ और बात करते हैं। अंजलि, मेरा प्रमोशन हो गया है, इसीलिए देर हो गई थी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दिन वो दोनों सुबह उठते तो राघव, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। तुम आराम करो, मैं माँ से कहता हूँ नाश्ता बना दे। अंजलि जैसे तैसे उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर गई। आवाज सुनकर राघव और उसकी माँ दोनों आए। राघव उसे लेकर डॉक्टर के पास गया। उसका चेकअप करने के बाद कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी होश में आ जाएंगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। आप बस इन्हें आराम करने को कहिए और खाने पीने का भरपूर ध्यान रखिए। 2 दिन बाद लेकर आइए, कुछ टेस्ट करवाने होंगे। अंजलि को होश आ गया। उसने सुना तो आश्चर्यचकित रह गई। वो बूढ़ी औरत कौन थी? मुझे उससे मिलना होगा। ऐसे कैसे सारी चीजें अचानक हो गई? सासू जी का बदला हुआ व्यवहार, राघव का प्रमोशन, फिर ये इतनी बड़ी खुशखबरी। खुशी के मारे मैं पागल ही हो जाऊंगी। राघव ने उसे सहारा देकर उठाया। देखा अंजलि, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारी सुन ली। माँ कितनी खुश होंगी। राघव, मैं बहुत खुश हूँ। दोनों घर आए
तो राघव ने माँ को सारी बात बताई और दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गंगा ने अंजलि को गले लगा लिया। दूधो नहाओ पूतो फलो मेरी बेटी। राघव के ऑफिस जाने के बाद, माँ जी मैं अभी आई, जरा मंदिर तक जा रही हूँ। अंजलि जल्दी जल्दी नदी के किनारे गई, काजल की डिब्बी हाथ में लेकर। जिसने मुझे ये काजल की डिब्बी दी थी वो कहाँ गई, उन्हें कैसे ढूंढूं? तभी उसने देखा कि सामने से वही बुढ़िया चली आ रही है। माँ जी मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। आपसे मिलने के बाद सारी चीजें कितनी बदल गई है। तभी अंजलि ने देखा कि बुढ़िया अचानक गायब हो गई है और उसकी जगह एक परी खड़ी थी। ओह माय गॉड, आप परी हैं? मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे परी के दर्शन हुए। हाँ मैं ही परी हूँ। दरअसल मेरा काम पृथ्वीलोक की नदियों की सुरक्षा करना है। उस दिन मैं यहाँ नदी का मुआयना कर रही थी, तभी मैंने तुमको देख लिया था। अगर आप उस दिन ना आती तो मैं अपनी जान ही गंवा देती। तुम अब तो खुश हो ना? खुश? मैं आपको ये बात बताने आई थी कि मेरा सालों से अधूरा सपना पूरा हो गया। मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा, अब तुम क्या चाहती हो? मैं आपको अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर हमारा घर तो बहुत छोटा है। काजल की डिब्बी से जो मांगोगे सब मिलेगा तुम्हें, पर मैं आज नहीं जा सकती। जब तुम्हारे बच्चे का जन्म होगा तो मैं अवश्य जाऊंगी। तुम चाहो तो ये जादुई काजल अपनी जान पहचान वालों को भी दे सकती हो, उनका भी भला हो जाएगा। पर मेरे पास तो एक ही डिब्बी है। जब तुम चाहो दूसरी डिब्बी चाहिए होगी तो तुम आंख बंद करके मेरा नाम ले लेना, तुम्हारे हाथ में दूसरी डिब्बी आ जाएगी। अंजलि ने परी के जादुई काजल से बहुत लोगों का भला किया। बहुत सी संतानहीन औरतें माँ बनी और अंजलि को बहुत दुआएं दी। जब उसका बेटा हुआ तो स्वयं परी उसे आशीर्वाद देने आई थी। परी के जादुई काजल ने कितने लोगों की गोद भर दी। रोटी दे दो साहब, 2 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, कुछ तो दे दो। दिनपुर में मंगू नाम का एक भिखारी रहता था। वो हर दिन दर बदर भटक कर रोटी मांगकर अपना पेट भरा करता था। कभी उसे पेट भरने को 4 रोटी मिल जाती, कभी कभी 3-4 दिन भूखे पेट गुजरना पड़ जाता। मंगू को 2 दिन से खाना नहीं मिल पाया था। वो रोटी की तलाश में एक घर का दरवाजा खटखटाता है। माता, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ इस भूखे को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जाने ये भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मंगू के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मंगू निराश होकर वहां से आगे बढ़ता है। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे कुछ नसीब नहीं होता। रोड के किनारे खड़े होकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। हे भगवान, कुछ तो सहारा दो, मैं रोटी कहाँ से लाऊं? मुसीबतों का कुछ तो हल बताओ। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों लिखी तूने? तभी रोड के किनारे जग्गा जादूगर बैठा अपने जादू का प्रचार कर रहा था। आइए आइए, अपनी किस्मत बदलते देखिए। जग्गा के जादू से, जग्गा है यहाँ, ये जादू और मिलेगा कहाँ। तभी मंगू की नजर जग्गा पर पड़ती है। मंगू जग्गा के पास जाता है। अरे जादूगर, मेरी मदद करो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे कुछ ऐसा जादू बताओ कि आगे से मुझे कभी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। बड़े परेशान लगते हो भिखारी, आओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। जग्गा अपने झोले में से एक खिलौना निकालता है, उसे एक कपड़े पर अपने सामने रखता है। भिखारी, यहाँ सामने बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और पूरी मन से उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें सच में बहुत जरूरत है। फिर इस खिलौने के कान में वो बात बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंगू जग्गा के सामने बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, रोटी के बारे में सोचता है, फिर उस खिलौने के कान में बोलता है। अचानक से उसके सामने खाना आ जाता है। जल्दी से सारा खाना पेट भरकर खा लेता है। अरे ये तो कमाल हो गया, पेट भरकर खा लिया, मजा आ गया। अच्छा, मेरी और एक इच्छा पूरी करो ना। तुम भूखे थे इसीलिए बिना पैसा लिए एक इच्छा पूरी की, और नहीं कर सकता? इसके बाद मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, ये आखिरी है।
आंखें बंद करो। मंगू आंखें बंद करता है। तुरंत एक आंख खोलकर देखता है कि जग्गा की आंखें भी बंद रहती है। वो उसका खिलौना उठाकर वहां से भागने लगता है। जग्गा उसका पीछा करता है, पर मंगू पतली गली से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है। ओह, उस जादूगर से पीछा छूटा। अब ये इच्छा पूरा करने वाला खिलौना मेरा है। अब मुझे कभी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मंगू थक कर बैठ जाता है, खिलौने को अपने बगल में रखता है। फिर उसे एक ख्याल आता है। खिलौने के सामने बैठता है, फिर उसके कान में बोलता है, मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए। उस बंगले में कभी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। मंगू को गुस्सा आ जाता है। वो उस खिलौने को हाथ में लेकर रगड़ने लगता है और जोर जोर से अपनी इच्छा दोहराने लगता है। तभी अचानक से उस खिलौने से धुआं निकलने लगता है। मंगू उसे पटककर उस खिलौने से दूर भागता है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तभी उस धुएं से एक नीले रंग का जीन नजर आता है। वो जीन मंगू को देखकर कहता है, मेरे आका कहाँ हैं? तुम मेरे आका नहीं हो। तुमने मुझे मेरे आका से अलग कर दिया। अब तुम मेरे गुलाम हो जिन। मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैं तुम्हारा नया आका हूं। मैं उन जिन जैसा नहीं हूं कि जिसे देखूं उसे अपना आका मान लूं। जग्गा जादूगर ने मुझे एक बहुत पुराने मंत्र जाल से आजाद कराया है। वही मेरे असली आका है। तुम तो एक लालची भिखारी हो। मेरे आका ने तुम्हारी मदद की, पर तुमने उन्हें धोखा दिया। अरे ओ गुलाम, अपनी बकबक बंद करो और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करो। उसके बाद जाओ तुम्हारे आका को खोजने। मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुझे एक बंगला चाहिए जिसमें खाने की कभी कमी ना हो। जब इच्छा हो तब खा सकूं। ठीक है। जीन अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को मलता है। फिर अचानक से भिखारी के आसपास एक बंगला बन जाता है, जो कि पूरी तरह से रोटी का बना होता है। मंगू देखकर चौंक जाता है। अरे, ये तो रोटी का बना है। वाह, जब चाहे रोटी खा सकता हूं। वो पूरे घर में घूमता है। रोटी तो बहुत रहती है, पर उसे घर में एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं दिखती। अरे ये क्या? ये कैसा घर है? वहां तो एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं है। मैं इससे बाहर कैसे जाऊंगा? जिन, जिन! तुम्हारी इच्छा तो पूरी की ना मैंने। अब क्या चाहिए तुम्हें? पर ये तो जेल है। मैं इससे बाहर कैसे जा सकता हूं? तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हें जीवन भर इसी रोटी के जेल में रहना पड़ेगा। तुम्हारी यही तो इच्छा थी। अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगा? नहीं जिन, मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता बता दो। एक रास्ता है। मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें पहले मेरे आका को खोजना पड़ेगा। पर इसके लिए मुझे इससे बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। जा, आज मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल दे रहा हूं। तुम मेरे आका को खोजो, और अगर आका नहीं मिले तो रात में तुम वापस कैद हो जाओगे। पर एक दिन में खोजना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ये रास्ता रोज खुलेगा। अगर तुम एक दिन पहले 2 भूखे लोगों को खिलाकर आओगे, जब तक तुम भूखे लोगों का पेट भरते रहोगे, ये रास्ता खुलते रहेगा। मंगू जीन की बात मान लेता है। वो रोज जग्गा जादूगर को खोजने निकलता। उसके नहीं मिलने पर 2 भूखों को खाना खिलाता, ताकि अगले दिन फिर वापस आ पाए। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता। फिर एक दिन खोजते खोजते उसे जादूगर मिल गया। मुझे माफ कर दो जादूगर भाई। मेरी एक गलती ने मुझे रोटी की जेल में फंसा दिया। अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। नहीं, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान चुरा के भागने की? जा, अब तू ऐसे ही बाकी का जीवन जी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और सबक भी मिल गया है। जादूगर को मंगू पर तरस आ जाता है।
तब वो मंगू की बात सुनता है और उसको पूरी कहानी बताता है। फिर जादूगर मंगू के साथ आता है। जिन अपने आका को देखकर बहुत खुश होता है। मेरे आका, आप आ गए। ना जाने मैं कब से आपको तलाश रहा हूं। अब आप अपने पास रख लो। जिन की बात सुनकर जादूगर उसे फिर से खिलौने में डाल देता है। मंगू ने जादूगर को खोजने के लिए बहुत से भूखों का पेट भरा था और जिन और जादूगर से अपनी लालच के लिए माफी भी मांगी थी। जादूगर मंगू को माफ कर देता है और रोटी की जेल से आजाद कर देता है। जादूगर मंगू को अपने साथ काम पर रख लेता है। मंगू हमेशा सबकी मदद करने लगता है और फिर कभी लालच नहीं करता है।